करती हूँ अपने कार्यक्रम कोरोना पॉजिटिव बी पॉजिटिव में। आज का टॉपिक है हमारा पोस्ट कोविड केयर। कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद भी कई मरीजों को कई तरह की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर हमारी समस्याओं का, शंकाओं का निदान करने के लिए आज हमसे बातें करेंगे डॉक्टर आशीष गुप्ता जी, जो मिशिगन अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं। अपने सवालों का जवाब तो हम तलाशेंगे ही, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आशीष गुप्ता जी से आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर आशीष गुप्ता जी सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में बाल रोग के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही साथ मिशिगन के चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेवल 4 NICU में भी कार्यरत हैं। पिछले कई सालों से अमेरिका में रहते हैं डॉक्टर आशीष जी, लेकिन इस आपदा में आज भी अपने देशवासियों के साथ तन मन धन से साथ खड़े हैं। जब भारत में ऑक्सीजन की किल्लत हुई तब डॉक्टर आशीष गुप्ता जी ने तत्काल ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत भिजवाए तथा उन्होंने MD हेल्प ऑनलाइन की स्थापना की। MD हेल्प ऑनलाइन के जरिए डॉक्टर आशीष गुप्ता और उनके कई सहयोगी निःशुल्क परामर्श देते हैं, जिससे 1000 से अधिक मरीज लाभ उठा चुके हैं। डॉक्टर आशीष गुप्ता जी का जन्म मंडाला में हुआ और भुजा बिछिया के छोटे से गांव में लालन पालन। MBBS और MD इन्होंने NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर से किया और 2010 में USA चले गए। USA में उन्होंने MD किया पीडियाट्रिक्स में और उसके बाद 3 साल के लिए हॉस्पिटल मेडिसिन भी किया। बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी में 3 साल की फेलोशिप भी की। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गृह स्वामी के इस मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत से लोग कोविड से जो रिकवरी के बाद भी लोग कहते हैं वैक्सीन की जरूरत नहीं है क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो बन गई है बॉडी में। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, जब आप कोविड से रिकवर होते हैं, इसका मतलब है आपकी बॉडी ने उस वैक्सीन वायरस से फाइट की है। तो कुछ समय तक तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज रहते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं यूजुअली, और उसमें ये भी गारंटी नहीं रहती कि कितने एंटीबॉडीज बने हैं और आपको कितना प्रोटेक्शन दे पाएंगे। इसलिए वैक्सीन लगवाना तो सबके लिए मैंडेटरी है, चाहे आप कोविड से रिकवर हो गए हों तो भी। अमेरिका में तो हम लोग जब कोविड से रिकवर होने के बाद कोई भी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, यानी उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं बचे हैं, तो 10 से 12 दिन बाद भी, वैक्सीन 14 दिन बाद भी हम लोग लगवा देते हैं। लेकिन इंडिया में अभी वैक्सीन की उतनी कमी चल रही है और यूजुअली ये माना जाता है कि 2-3 महीने तक कुछ हद तक प्रोटेक्शन रहता है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है कि जब आप कोविड से रिकवर होते हैं तो 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगवाइए। बट वैक्सीन लगवाना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जो थोड़ा बहुत नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता है, पहले तो ये तय नहीं है कि कितना मिलेगा और कितना आपको प्रोटेक्ट करेगा। और उसके कई लोग री इन्फेक्शन भी होता है। कोविड ऐसा वायरस है जिसमें आपने सुना होगा शायद कि लोगों को री इन्फेक्शन भी हो जाता है। उसका कारण यही है, अगर आपके लंग्स ऑलरेडी डैमेज हैं एक बार कोविड इन्फेक्शन से, तो फिर आपको री इन्फेक्शन हो तो फिर आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वैक्सीन लगवाना सबके लिए अनिवार्य है। और आप जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भारत में जो गाइडलाइंस हैं वो 3 महीने बाद लगवाने की है, तो आप उसका पालन करें और वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। जी धन्यवाद। तो सर, जो एक बार संक्रमित हो जा रहे हैं कोरोना से, तो क्या उनको दोबारा भी कई लोग हो जाते हैं? तो ये संभव है मैंने, या फिर संक्रमित होने के कितने कम चांसेस हैं दूसरी बार? चांसेस तो काफी कम रहते हैं। देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। एक तो ये कि कोविड से संक्रमित आप एक बार हो चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं और आपके चांसेस कम होते हैं, डेफिनेटली कम होते हैं, उतने नहीं होते हैं, लेकिन होने के चांसेस जीरो नहीं है, कम है पर शून्य नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आपका शरीर एक बार कोविड से लड़ के जीत चुका है तो उसके चांसेस हैं कि वो दोबारा भी ऐसा कर पाएगा। पर सवाल ये है कि अगर आपको लंग में, जैसे कई लोगों को काफी स्कारिंग हो जाती है, आपने देखा होगा शायद, CT स्कैन में काफी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है,
अब उस पर दोबारा इन्फेक्शन होगा तो आपका शरीर और कमजोर होगा। इसलिए अगर आप कोविड से मुक्त हो चुके हैं तो भी आपको पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पे कोविड फैला और नहीं भी फैला, उन सारी जगहों पे भी आप हमेशा मास्क, सोशल आइसोलेशन, ऑल सब उन सब चीज़ों का पालन करना बड़ा ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का, क्योंकि कोविड ऐसा वायरस है जो रीइन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कोविड के साथ कि कोविड म्यूटेट होता है। तो अभी जैसे डिफरेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं, आपने सुना होगा अलग अलग जगहों पे, तो वो स्ट्रेन्स भी आपको लग सकते हैं। इसलिए कोविड से रिकवर होने के बाद भी सारी सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो जो दूसरी बार से संक्रमित हो रहे हैं तो उसमें क्या जो स्टेज है, जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या कम होने के चांसेस हैं या पहली बार की तरह ही ज्यादा भी हो सकता है? ये कहना संभव नहीं, ये प्रेडिक्ट करना संभव नहीं है। ये डिपेंड करता है कितना इन्फेक्शन को कितना वायरल लोड मिला है और कितना उनकी उस समय उनकी इम्यूनिटी कैसी है। यूजुअली ये होता है कि अगर आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन है और आपके शरीर में एंटीबॉडीज हैं तो आपको इन्फेक्शन कम होने के चांसेस हैं, पर आपका शरीर क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा उससे रिकवर हो रहा है, कमजोर है, तो उसको और वो कमजोर कर सकता है। पर एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन देते हैं, पर अब डिफरेंट स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं वायरस के, इसलिए ये प्रेडिक्ट करना कि कितना होगा कितना नहीं होगा काफी मुश्किल है। चांसेस ये हैं कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज कुछ हद तक उसकी सीवियरिटी को कम जरूर कर देंगे। सिर्फ जो भी कोरोना से ठीक हुए हैं पेशेंट, उनको जो रिकवरी के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम रह जा रहे हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। जी। तो उसके लिए वो क्या करें? कुछ मेडिसिन लें या फिर अपने खान पान को ही थोड़ा ढंग से करेंगे तो फिर वो रिकवरी ठीक से कर सकते हैं? देखिए, कोविड के बाद मैं थोड़ा इसका डिटेल में जवाब देना चाहूँगा, अगर आप मुझे अलाउ करें, क्योंकि मैं इस बात को थोड़ा डिस्कस चाहता हूँ कि सब लोगों तक ये संदेश पहुँचे। देखिए, कोविड के बाद भी बहुत सारे लोगों को, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों को परेशानियाँ होती हैं। कोविड एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर के लगभग हर तंत्र पे इफेक्ट करता है। हार्ट पे इफेक्ट है इसका, लंग्स पे तो है ही, हम सबको पता है। ये ओवरऑल इम्यूनिटी भी हमारी वीक करता है। कई लोगों को मेमोरी की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन फॉग होने लगता है, ब्रेन पर भी इसका इम्पैक्ट है। इसके अलावा ये क्लॉटिंग वगैरह भी कर सकता है। तो पहले तो जो एक सामान्य है जो बहुत सारे लोगों को होता है, वो वीकनेस की जो आपने बात की, वीकनेस होना कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को देखा जाता है कि वो कमजोरी फील करते हैं और उनका शरीर यूजुअली हर वायरल इन्फेक्शन के बाद आप देखेंगे जैसे फ्लू वगैरह भी होता है तो शरीर को समय के लिए कमजोर रहता है, पर कोविड में ये बहुत ज़्यादा होता है। वैसे कोई भी एटलीस्ट एलोपैथी, मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूँ, और एलोपैथी में से वीकनेस को दूर करने की ऐसी कोई दवाई नहीं है। बेसिक बात यह है कि आपको, जो मैं सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, कि आप अपना भोजन जरूर न्यूट्रिशियस फूड खाइए और थोड़ा प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ाने की कोशिश करिए। जैसे मांसाहारी लोगों को तो खैर एग्स हैं या जो मीट चिकन वगैरह उससे आपको मिल जाता है। शाकाहारी लोगों को भी जैसे दूध, दही वगैरह है, सोयाबीन्स हैं, राइट, थोड़ा पीनट्स वगैरह हैं, ऐसी चीज़ों का समावेश करें, इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो। साथ में ताज़ी हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह भी लेने चाहिए ताकि सारे मिनरल्स और विटामिन आपको मिलें। पर फूड, बहुत लोगों को ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती है, तो भी अपने आप को तैयार करके खाना, पर्याप्त मात्रा में खाना, 3 से 4 आहार लेना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 8 घंटे की नींद होना चाहिए अवश्य रात में। नींद से इम्यूनिटी भी बढ़ती है। पानी काफ़ी पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना, खासतौर पर इंडिया में अभी जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है तो हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये कि चौथा ये कि, और ये इसको टाइम देना पड़ेगा आपको, रेस्ट आप लेते रहेंगे, धीरे धीरे आप अच्छा भोजन करेंगे तो आप धीरे धीरे आपकी वीकनेस रिकवर होने लगेगी। जब आप अपनी एक्टिविटीज़ करें तो अपने आप को एक्सर्शन ना करें। ये नहीं है कि हम कोविड से ठीक हो गए तो हम बाजार घूम रहे हैं रोज, या हम कुछ भी भारी काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को पिकअप करना है। सांस की एक्सरसाइज जो रहती है, जैसे प्राणायाम जो रहता है, उसको हल्का हल्का करिए, शुरुआत से हल्का करिए, धीरे धीरे आपकी जब क्षमता बढ़े तो बढ़ाइए। वॉकिंग थोड़ा थोड़ा चालू करिए, अपने आप को पुश करने की कोशिश मत करिए। जितना आप आराम से एक्टिविटीज कर सकते हैं उनको ही धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो आप समय के साथ रिकवर हो जाएंगे। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि कोविड से रिकवर होने के बाद ये नहीं कि आप बिल्कुल बैक टू नॉर्मल एक दिन में आ जाएंगे और आप सारी एक्टिविटीज करने लग जाएंगे।
अपने शरीर को धीरे धीरे, अपने शरीर की सुने। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने शरीर की सुनना बहुत जरूरी है। अगर कोई आप चीज करने में आपको तकलीफ हो रही है तो आपको शरीर आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप ये काम मत करें, तो अपने आप को पुश ना करें, चीजों को आराम से लें। दूसरा, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना बड़ा अनिवार्य है, तो वो आप जरूर करते रहें। सर, कई मरीज ये भी शिकायत करते हैं कि उनका सांस फूल रहा है, मतलब थोड़ा सा भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर चेस्ट भी थोड़ा पेन होता है, भारीपन भी है उसमें। तो इसके लिए क्या कुछ मेडिसिन वगैरह लेना है या फिर वही नेबुलाइजर और स्टीम वगैरह लेकर काम अभी भी लेना जरूरी है पहले की तरह? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। देखिए, हल्का फुल्का सांस फूलना और लंग इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कई लोगों का सीटी स्कोर ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं स्कोरिंग सिस्टम जो होता है, जैसे लंग इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो उनके लंग में स्कारिंग हो जाता है, उससे उनकी लंग की कैपेसिटी कम होकर उनको कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है, जो धीरे धीरे ठीक होती है। इसलिए हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर आपको खांसी आ रही है तो आप स्टीम ले सकते हैं। हम लोग सादे पानी का भाप सजेस्ट करते हैं, हम लोग विक्स वगैरह सजेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आप कॉफ की कोई मेडिसिन ले सकते हैं, वो ठीक है। हल्की थोड़ा सा चेस्ट पेन या हल्का फुल्का ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो कॉमन है, पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कोविड इन्फेक्शन हार्ट पे भी असर करता है, और वो हार्ट की बाहरी लेयर जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं और जो मसल रहती है उसकी मायोकार्डियम, दोनों पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगे, खास तौर पे आपको कोई एक्टिविटीज़ करने का आपकी हैवीनेस बढ़ रही है, या आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा है, या आपको तेज दर्द हो रहा है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाके ईसीजी वगैरह करवाना चाहिए, ताकि आप हार्ट का इन्वॉल्वमेंट रूल आउट कर सकें। कई बार एकोकार्डियोग्राम भी करवाना पड़ता है, तो ईसीजी को करवाने के लिए आप ये हमेशा तैयार रहें कि अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा ये भारीपन ऐसा लग रहा है खासतौर पे, और बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है, जैसे हार्ट उसके डिजीज के लक्षण आ रहे हैं, तो उसमें आप कोताही ना करें, आप उसको जाएं ईसीजी वगैरह करवा के और उसका शंका का निवारण करें। हालांकि हल्का फुल्का चेस्ट पेन या थोड़ा बहुत सांस फूलना तो ठीक है, ये धीरे समय के साथ ठीक हो जाता है। आप थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ी एक्टिविटीज से ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा आप कफ सिरप वगैरह ले सकते हैं, कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं, ब्यूटेकॉर्ड वगैरह जैसे आप नेबुलाइजर ले रहे हैं वो सब ले सकते हैं, सादे पानी की भाप ले सकते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप धीरे धीरे करेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और सर, क्या ऑक्सीजन लेवल वगैरह मापने की जरूरत है या उसकी जरूरत नहीं है फिर? देखिए, अगर मान लीजिए आपका सांस वगैरह फूल रहा है तो मैं ये बोलूंगा कभी कभार तो देखना, ऑक्सीजन, अगर आपके पास है पल्स ऑक्स, हाँ हाँ, तो आप देख सकते हैं बीच बीच में। इंपॉर्टेंट नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल रहता है वो 95 से ज्यादा रहता है, तो 95 से किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का 95 to 100 रहता है, मोस्टली 97 98 के ऊपर रहता है, पर 95 से ऊपर नॉर्मल एक्सेप्टेबल है। अगर आप 6 मिनट की सिंपल वॉक करें और उसके बाद अगर 95 से आपके ऊपर बना हुआ है कंसिस्टेंटली फॉर फ्यू डेज, तो फिर ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं। पर अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप जरूर बीच में एक दो बार चेक कर देते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। खासतौर पर एक माइल्ड सी 5 मिनट्स का वॉक, 5-6 मिनट्स का वॉक करिए हल्का सा, और उसके बाद चेक करिए। और अभी भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल बना हुआ है तो फिर ठीक है, फिर आपको ऐसा अभी उसका प्रॉब्लम नहीं है। सर, कोविड के दौरान जो है वो टेस्ट और जो स्मेल है वो तो चला जाता है अधिकतर लोगों का, अधिकतर मरीजों का, लेकिन वो कितने दिन में वापस आता है? लेकिन अभी तक कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो नेगेटिव हो भी गए हैं, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, उनका टेस्ट जो है और स्मेल पहले की तरह वापस नहीं आया है। तो इसके लिए सर क्या कर सकते हैं? ये काफी दिनों तक चलता है एक्चुअली। टेस्ट और स्मेल का जो सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन है, ये कई लोगों को वीक्स तक चल सकता है, और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, समय के साथ अपने आप आ जाता है। पर ये इससे कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर ये होता है, ये बहुत लोगों में होता है, और ये काफी लंबे समय तक चलने वाला एक सिम्टम्स है। इसकी ऑब्वियसली कोई दवाई नहीं, समय के साथ ही आता है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है? इसकी कोई मेडिसिन नहीं। टेस्ट और स्मेल सर, लोगों को टेस्ट नहीं आता तो खाना नहीं जाता है ना। मैं जानता हूँ, और ये स्मेल भी एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन दवाई तो अभी तक इसकी कोई बनी नहीं। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है? हाँ, किसी ने पूछा है मुझे कि ये जरूर पूछना है आपसे। हाँ, नहीं, वो मैं मानता हूँ, और मैं खुद भी खाने का काफी शौकीन हूँ, तो मैं जान सकता हूँ कि अगर खाने का टेस्ट ना आए तो फिर
जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक आनंद जो है वो खाने का, वो तो वंचित हम रह जाते हैं ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई दवाई नहीं है। सर जो आपकी आवाज कट गई, सॉरी। ठीक है, आपको मैं जी, तो ब्लैक फंगस के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं ब्लैक फंगस के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको आवाज आए तो आप बताते रहें, अगर आपको आवाज नहीं आती है तो ब्लैक फंगस और जो म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहा जाता है, वो एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन, सॉरी, यूजुअली उसके साल में बड़े शहरों में भी शायद 5 या 10 केसेस आते हैं। फिर भी इंडिया में ब्लैक फंगस वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, 70 से 80 गुना ज़्यादा तक है ओवरऑल इंडिया में। और उसका कारण है कि हमारा जो वार्म एंड डैम्प इन्वायरमेंट है वो ब्लैक फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर भी ब्लैक फंगस एक स्वस्थ इंसान में होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ कारण हैं जिसके कारण ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस का इतना नाम आ रहा है और इतने केसेस आ रहे हैं, और इसका 3 या 4 कारण। यूजुअली ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन उन्हीं लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। यूजुअली वो जैसे जिनको इम्यूनोसप्रेसिव दवाई दी जाती है। आपकी आवाज आ रही है अब शायद? आवाज आ रही है सर? आ रही है। तो बारे में हाँ जी, तो मैं ब्लैक फंगस के बारे में बता रहा था आपको। आपने सुना जो कहा, या मैं रिपीट करूं उसको? नहीं, मैंने सुना सर। आप बताइए ब्लैक फंगस के बारे में। अभी तो व्हाइट फंगस भी सुन रहे हैं, कुछ व्हाइट फंगस भी है, उसके बारे में तो दोनों एक ही जैसा डेंजर है जी। सो ऐसा है कि मैं ब्लैक फंगस, तो मैं जैसे बोल रहा था, बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। यूजुअली उन्हीं लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी पुअर होती है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी जन्मजात पुअर होती है, वो बहुत रेयर होता है। दूसरा, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ कैंसर वगैरह में जिनको चलती हैं, उनके कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कभी कभी जैसे एड्स वगैरह के पेशेंट रहते हैं उनमें, तो ये जो है ये सामान्य लोगों की बीमारी नहीं है अभी तक कभी भी, और उसमें भी बहुत रेयर है। मुश्किल से, मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो उसने बोला मुझे कि पूरे बॉम्बे में शायद साल में 5 या 10 केसेस आते थे पहले। ये आप समझ लें कि बम्बई जैसे बड़े शहर में साल में 10 केसेस आना मतलब कितना कम है इसका प्रेवलेंस। इसके बावजूद भी ये वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो वार्म एंड डैम्प एनवायरनमेंट है जो फंगस ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके कुछ कारण हैं कि आजकल ये इतना ज़्यादा चल रहा है। पहली बात तो ये कि कोविड का जो इन्फेक्शन है वो अपने आप में इम्यूनिटी को कम करता है। तो जिनको कोविड का इन्फेक्शन है उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। फिर काफ़ी लोगों को स्टेरॉइड चलता है, स्टेरॉइड से भी इम्यूनिटी आपकी कम होती है। स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशन करते हैं। एक्चुअली स्टेरॉइड को कोविड में दिया इसलिए जाता है क्योंकि जो इम्यूनिटी से जनरेटेड जो साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको हम बोलते हैं, जिससे लोगों को क्योंकि आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट जाने लगती है, उसको सप्रेस करने के लिए ही हम लोग स्टेरॉइड देते हैं कोविड इन्फेक्शन में। तो उसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम रहती है। तीसरा ये होता है कि जो यूजुअली ब्लैक फंगस पहले होता था काफ़ी उन लोगों को भी जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती थी, जो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस इसको बोलते हैं। तो अभी क्या होता है कि स्टेरॉइड चलता है तो उसके कारण शुगर कई लोगों की अनकंट्रोल रहती काफ़ी बढ़ जाती है, तो उससे भी ब्लैक फंगस और जो म्यूकोरमाइकोसिस रहता है इसके चांसेस होते हैं। तो एक तो इम्यूनिटी कम है कोविड के कारण, फिर आपको स्टेरॉइड चले हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड है, और चौथा एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि जो कई लोग जो ऑक्सीजन के फ्लो मीटर है उसमें पानी कई बार वैसा सुनने में आया कि वो दूषित रहता है। कई लोग जो मास्क पहनते हैं, वो मास्क खासतौर पर जो कपड़े के मास्क हैं वो धोते नहीं हैं, उनको काफ़ी समय तक यूज़ करते हैं तो उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट जैसे डैम्प एनवायरनमेंट में जहाँ पानी भरा रहता है, वहाँ उस गंदे पानी का कहीं से संक्रमण हो जाए और आप उसी मास्क में लगातार सांस लेते रहें, तो वो जो मास्क है वो डैम्प रहता है और उसमें वो ह्यूमिडिटी कारण उसमें फंगस पड़ सकता है। तो अपना इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्लैक फंगस के लिए शुगर को कंट्रोल में रखना। स्टेरॉइड अगर आपको चल रहे हैं तो भी आपको उसके शुगर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उसकी दवाइयाँ होती हैं। और कोविड इन्फेक्शन से बचाव तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ही। अपने मास्क अगर आप वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसको, क्लॉथ मास्क है तो कपड़े का है तो उसको धोएं बार बार, गंदा मास्क यूज़ ना करें, और जो सर्जिकल मास्क है उसको डिस्पोज करें। और पानी, ऑक्सीजन फ्लो मीटर या उसमें जो भी आप घर में ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका जो वाटर है वो साफ रहना चाहिए।
तो ये तो है प्रिवेंशन। अब उसके लक्षण क्या क्या है? तो ब्लैक फंगस का जो यूजुअली जो देखा गया है म्यूकोरमाइकोसिस का, वो 3 अंगों पे खास तौर पे उसका असर होता है। एक तो आइस पे, दूसरा नोज पे, और तीसरा जॉस पे। ठीक है, तो आइस में लोगों को होता है कि आंखों का लाल होना, डबल विजन दिखना, और ऐसा ऐसा पेन, दर्द का सेंसेशन होना काफी तेज। ठीक है, और उसके अलावा नोज से आपको काफी नेजल डिस्चार्ज होगा, कभी कभी डार्क कलर का, ब्लैक कलर का डिस्चार्ज भी होता है। जॉ में भी कई बार पेन होने लगता है, लोगों को चबाने में दिक्कत होती है। तो ये उसके मेन लक्षण है कि आपको आईज, नोज और जॉ, 3 मेन साइट्स हैं उसके जहाँ ये काफी अटैक करता है। उसको जो ट्रीट करने की दवाई है, जो मेन ट्रीटमेंट है, वो एम्फोटेरेसिन बी है, जो कि एक आईवी इंजेक्शन है। और दूसरा ये कि अगर काफ़ी बड़ी मात्रा में फंगस इकट्ठा हो जाए तो उसको सर्जरी करके भी निकालना पड़ता है। तो उसकी एंटी फंगल मेडिकेशन और सर्जरी, तो उसके 2 विकल्प हैं। पर ये एक डेंजरस इन्फेक्शन है, मैं इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहता। हालांकि इतना रेयर था और अब इतना ज़्यादा हो रहा है, इसलिए दवाइयों की भी कमी हो रही है। बट आप बचाव करने के लिए जरूर आप जो सब लोग कर सकते हैं, जिनको सबको करना चाहिए, वो जरूर अपने मास्क वगैरह का ध्यान रखें, साफ सफाई का, पानी का साफ सफाई का ध्यान रखें, कंटेमिनेटेड वाटर ना हो। जो आप फ्लो मीटर वगैरह घर में यूज़ कर रहे हैं उसमें जो पानी भरा है, या ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें जो पानी आ रहा है, तो वो सब चीज़ों में पानी वगैरह साफ रहे। इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, और शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मेन है जिसके कारण ब्लैक फंगस इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इतने लोगों को स्टेरॉइड चल रहा है हिंदुस्तान में कोविड के कारण। और उसकी डोजेस का भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जैसे अभी आपने जो हमारी वेबसाइट का जिक्र किया, हमारी जो वेबसाइट है MD हेल्प ऑनलाइन, उसमें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए डॉक्टर्स भी हैं। हार्वर्ड से पढ़े लोग हैं, येल, ब्राउन, सब बड़े बड़े जगहों के, कॉर्नेल, क्लीवलैंड क्लिनिक, सारे बड़े बड़े अस्पताल। और हम लोग जब रिव्यू करते हैं काफ़ी मरीजों का, तो हम कई बार पाते हैं कि स्टेरॉइड की डोजेस कहीं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, किसी को बहुत कम चल रहे हैं। तो स्टेरॉइड के डोजेस का भी इम्पोर्टेंस है कि बहुत ज़्यादा डोज होते हैं तो उससे भी शक्कर बढ़ सकती है, उससे भी ब्लैक फंगस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, प्लस सब काफ़ी लोगों को एंटीबायोटिक्स चलती हैं। जब एंटीबायोटिक्स आप काफ़ी मात्रा में लेते हैं और काफ़ी सारी लेते हैं, तो उससे आपके जो नेचुरल बैक्टीरिया है जो आपके शरीर में रहता है, वो मरने लगता है और उसके आगे फंगस ग्रो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण अभी कोविड के समय में इतना ब्लैक फंगस देखा जा रहा है। वरना ये इन्फेक्शन बहुत रेयर है और नॉर्मली आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। कैंडिडा, जिसको व्हाइट फंगस लोग बोल रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, पर उसको ट्रीट करने के काफ़ी सारे हमारे पास दवाइयाँ हैं। पर वो भी उसके सिमिलर रिस्क फैक्टर हैं। अगर इम्यूनोसप्रेशन है, आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, आपको काफ़ी एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, तो ये कारण है जिससे आपको इन्फेक्शन फंगस का होता है। पर ये स्वस्थ इंसानों के इन्फेक्शन नहीं है। सर, तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैंने जिससे लगे कि मुझे ब्लैक फंगस के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं? तो अगर आपको ब्लैक फंगस के लक्षण, मतलब आंखों में अगर जलन हो, थोड़ा लाल हो जाए तो, और फिर जबड़ों में पेन दे रहा हो, तो डॉक्टर से सीधा कंसल्ट करें, देरी ना करें सर। इसमें टाइम का बहुत ही, हाँ, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ब्लैक फंगस का अगर आपको जरा भी शक हो, टाइम बहुत हो रही है, आपको डिस्चार्ज हो रहा है, आंखों में आपको डबल विजन दिख रहा है और फूलन दिख रही है, या फिर नाक में आपको कुछ डिस्चार्ज, स्पेशली काला डिस्चार्ज दिख रहा है, जबड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, आप स्टेरॉइड पर रहे हैं और आपको कोविड वगैरह है, तो आपको बिल्कुल भी देर उसमें नहीं करना चाहिए। ये इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि इसमें आप देर कर सकें, ये बिल्कुल तुरंत डॉक्टर करने वाली चीज है। तुरंत ही टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। कोविड में भी टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। कोविड में भी जिनकी भी डेथ आप देखेंगे, पाएंगे आप ऐसे आपस में भी, कि जिन लोगों को की भी ज्यादा डेथ हुई है, जिनको ज्यादा बीमारी हुई है, यूजुअली लोग लेट हो जाते हैं। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो इलाज अगर जल्दी चालू हो जाए तो आपके रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो टाइम का इम्पोर्टेंस कोविड में भी बहुत ज्यादा है, और ब्लैक फंगस तो ऐसा है कि उसमें देर करने का सवाल ही नहीं होता। जी, अपने से खुद से घर में आयुर्वेदिक और ये सब ट्रीटमेंट करने की शायद आवश्यकता नहीं है, सीधा एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए भारत के हम सब लोग हैं, आयुर्वेदिक हमारी संस्कृति की धरोहर है, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक की काफ़ी समय से रिसर्च वगैरह उतनी हुई नहीं है। अभी हमको पता नहीं है कि किस डोज को लेने से क्या इफेक्ट होता है। प्लस इतनी जो सीरियस बीमारियां हैं, इसमें आपको चांस नहीं लेना चाहिए। खासतौर पर कोविड और ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां हैं, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा
कि कभी भी आप उसमें डिले करें, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट लें, क्योंकि इससे आपको जान को खतरा हो सकता है, या आपके अंगों को, आप मान लीजिए आपकी आइस चली जाए या तो काफी बड़ी प्रॉब्लम, जबड़ा खराब हो जाए, आप खाना ना खा सकें, ये काफी बड़ी हाँ, वो गल जाता है, काफी बड़ी प्रॉब्लम इससे हो सकती है काफी। जी। सर क्या ब्लैक फंगस भी कोरोना की तरह एक लोगों से दूसरे लोगों में संक्रमित होती है क्या, नहीं, या ऐसा बस एक, वैसे बहुत ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं, ये इतनी संक्रामक बीमारी नहीं है, ना ये आम लोगों की बीमारी है। ये किसी भी आम हेल्दी इंसान को कभी होगा ही नहीं। ये होता उन्हीं लोगों को है जिनको काफी इम्यूनोसप्रेशन है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और इम्यूनिटी सप्रेशन का मैंने आपको बताया कि जिसका एक तो आपकी इम्यूनिटी सप्रेशन स्टेरॉइड से होता है, दूसरा कोविड से खुद भी होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह काफ़ी चले हैं, इन सब कारणों से, प्लस वाटर कंटेमिनेशन जैसे मैंने आपको बोला, इससे होता है। तो ये यूजुअली आम लोगों से एक दूसरे को नहीं फैलता, ये ज़्यादा सांसों से ही है, लेकिन ये सांस संक्रमित पानी वाली भाप या इस तरह की चीज़ों से भी जा सकता है। तो ये पानी वगैरह साफ रखें बिल्कुल, और ये सारा अपना आप शुगर कंट्रोल रखें, और कोविड का जैसे ट्रीटमेंट हुआ है तो आप अपने लक्षणों को ध्यान से मॉनिटर करें। अगर आपको ब्लैक फंगस के लक्षण आते हैं तो आप तुरंत जाएं, पर यूजुअली ये आम लोगों की बीमारी नहीं है, ना इस तरह से ये कोविड की तरह फैलने वाली बीमारी है। कोविड बहुत तेजी से फैलता है, बट ब्लैक फंगस ऐसा एक दूसरे से लगने वाला इन्फेक्शन नहीं है। जी, धन्यवाद सर, आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और आप हम देशवासियों के साथ इस तरह से खड़े हैं विदेश में रह के भी, इसके लिए सर मैं अपने देशवासियों की तरफ से आपको एक बार फिर आभार देती हूँ कि आप बाहर रह के भी अपने लोगों के लिए जो कर सकते हैं अपने स्तर से कर रहे हैं। एमडी ऑनलाइन के थ्रू बहुत सारे पेशेंट को आप देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे गिरीश स्वामी के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, जिसके लिए भी मैं आपके आभारी हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर ये लोगों तक पहुंचाइए, बिल्कुल फ्री सर्विस है, और सारे डॉक्टर्स में 70 डॉक्टर्स हैं जो हम लोग फ्री में सबको कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो आप जरूर सब लोगों को उसका लाभ उठाना चाहिए। और हम कोविड और नॉन कोविड, मतलब जिनको सामान्य बीमारियां हैं, कोई और भी बीमारी है, हम सबका कंसल्टेशन दे रहे हैं, और सब बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप जरूर उसको लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।